गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 की साइंस की क्लास में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 दहन और ज्वाला। कंबंशन एंड फ्लेम इंग्लिश में इसका नाम है और इसका भाग 1 आज पढ़ेंगे, पार्ट फर्स्ट। देखिए, आपने अपने घर में, उद्योगों में और वाहनों को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग करते देखा होगा। घर में आप अगर चूल्हा जलाते हैं तो गोबर के उपलों का उपयोग किया होगा या एलपीजी सिलेंडर गैस का यूज़ किया है। वाहनों को चलाने के लिए सीएनजी गैस या पेट्रोल और डीजल का उपयोग किया जाता है। ये सब आपने देखा है। तो इन सभी ईंधनों के दहन से क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। इस ऊर्जा का उपयोग ही किया जाता है। और आपने घर में कभी मोमबत्ती को जलाते हुए देखा है तो मोमबत्ती की ज्वाला आपने देखी है। वो मोमबत्ती को जलाना और जो एलपीजी गैस जलाना वो लगभग एक जैसा दिखता है ना, जबकि कोयला जो होता है वो इस तरह से नहीं जलता है। तो कुल मिलाकर आपको आज इस चैप्टर में इस दहन के प्रक्रम के बारे में अच्छे से जानना है और ज्वाला क्या होती है उसके बारे में इस चैप्टर में हम क्लियरली पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं चैप्टर। तो सबसे पहले आप देखते हैं दहन। दहन है क्या? दहन की क्या परिभाषा है? तो हम दहन एक्चुअल में अगर हम जनरल लैंग्वेज में उसको बोले तो किसी भी पदार्थ को जलाना, उसे हम क्या कह सकते हैं? दहन। साधारण भाषा में कोई भी पदार्थ अगर जल रहा है तब हम उसे क्या कहेंगे? उस पदार्थ का दहन हो रहा है। लेकिन विज्ञान की भाषा में हम दहन किसे कहेंगे? दहन एक रासायनिक प्रक्रम है। क्या है ये? एक रासायनिक प्रक्रम है जिससे पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। ठीक है, कोई भी पदार्थ अगर ऑक्सीजन से संयोग कर रहा है तो ऑब्वियसली वो पदार्थ क्या होगा? जलेगा। और जलकर वह पदार्थ क्या देगा? ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करेगा। ठीक है, ये ऊष्मा और प्रकाश कभी कम मात्रा में भी हो सकती है, कभी अधिक मात्रा में हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि वो रासायनिक प्रक्रम किस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, तो दहन क्या है? दहन एक रासायनिक प्रक्रम है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। तो ये पूरा जो प्रक्रम है ये दहन कहलाता है। जैसे सामान्यतः आप लोगों ने छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा था, पिछली जो 7th क्लास में हमने पढ़ लिया था कि मैग्नीशियम धातु का जब हमने दहन किया है तो उसमें क्या हुआ? मैग्नीशियम पट्टी को हमने मोमबत्ती की ज्वाला में जलाया था वायु की उपस्थिति में। तो जब हमने उसको जलाया तो वायु की उपस्थिति में जलाने का अर्थ ये हो गया कि उसने ऑक्सीजन से क्रिया की। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये एक नया पदार्थ राख के रूप में हमें प्राप्त होता है। वाइट कलर की राख हमें प्राप्त हुई थी। तो ये मैग्नीशियम का दहन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा है और एक नया पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। इसी तरह से काष्ठीय कोयला जब हम जलाते हैं, जनरली आप चूल्हे में जब कोयले को जलाते हैं तो आपने देखा होगा कोयला अंगारों के साथ जलता है, तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है ना। तो काष्ठीय कोयला जो है वो ऑक्सीजन से क्रिया करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस धुएं के रूप में आपको प्राप्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऊष्मा प्राप्त होती है और साथ में प्रकाश भी आपको प्राप्त होता है। तो इसमें कार्बन जो है, काष्ठीय कोयला में कार्बन उपस्थित होता है। रिएक्शन देखिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव जस्ट CO2 गैस, ऊष्मा और प्रकाश। तो ये जो दो एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं, ये दोनों एग्जाम्पल जो है वो दहन के प्रक्रम के एग्जाम्पल हैं। इसी तरह की दहन की क्रियाएं आप अपने घर में बहुत सारी देखते हैं और उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो दहन के प्रक्रम में जो ये पदार्थ जलाया जाता है, एक्चुअल में ये जो पदार्थ जलाया गया है ये पदार्थ जो है वो दाह्य पदार्थ कहलाता है। तो दहन की प्रक्रिया के अनुसार हम किसी भी पदार्थ को दो पदार्थ में बांट सकते हैं, एक तो दाह्य पदार्थ और एक अदाह्य पदार्थ। यानी कि जो पदार्थ दाह्य पदार्थ, नाम से ही जैसे पता चल रहा है कि वे पदार्थ जिनका दहन आसानी से हो जाता है, यानी हम जिसको आसानी से जला सकते हैं, है ना, जो आसानी से ऑक्सीजन से क्रिया करके ऊष्मा और प्रकाश दे देगा। तो वो पदार्थ क्या कहलाएगा? दाह्य पदार्थ या ईंधन कहलाएगा। ये ईंधन के रूप में आप जैसे लकड़ी का यूज़ करते हैं, कोयला काष्ठ का यूज़ करते हैं, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसको हम CNG कहते हैं, LPG यानी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। तो इन सभी का उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं। ये सभी ईंधन के रूप में काम में उपयोग में लिए जाने वाले पदार्थ दाह्य पदार्थ कहलाएंगे, क्योंकि इनको हम आसानी से जला सकते हैं, इनका हम आसानी से दहन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पदार्थ दाह्य पदार्थ कहलाएंगे। जब भी आपको एग्जाम में डेफिनेशन तो पूछी जाती है अक्सर, तो आपको ये बताना है। ठीक है, यहाँ पर आपका ये क्लियर हो गया है। नेक्स्ट,
अब देखिए, जैसे अभी बताया मैंने कि दाह्य पदार्थ होते हैं, तो दाह्य पदार्थ भी अपनी अवस्था के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं। जो ईंधन होता है वो हम 3 प्रकार के ईंधनों का उपयोग करते हैं हमारे घर में, ठोस ईंधन, द्रव ईंधन और गैसीय ईंधन। तो ठोस ईंधन कौन से हो जाते हैं? जो भी ठोस पदार्थ हम जलाते हैं और उनसे ऊर्जा और ऊष्मा प्राप्त करते हैं, जैसे कि लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, गोबर के उपले हो गए, ये सब क्या है? गोबर के कंडे, जिसको आप कहते हैं गोबर के उपले या कंडे। तो ये जो है ये सभी ठोस ईंधन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन कभी अपने घर में जब हम यूज़ करते हैं तो द्रव ईंधन के रूप में हम पेट्रोल का उपयोग करते हैं, डीजल का उपयोग करते हैं या केरोसिन का उपयोग करते हैं। ठीक है। गैसीय ईंधन के रूप में हम क्या लेते हैं? एलपीजी लेते हैं, सीएनजी लेते हैं और बायोगैस का उपयोग हम करते हैं। तो ये ईंधन के प्रकार है, आप हमेशा याद रखेंगे। ईंधन 3 पदार्थ की अवस्थाओं के आधार पर ईंधन 3 प्रकार से पाया जाता है: ठोस ईंधन, द्रव ईंधन और गैसीय ईंधन। और उनके आपको एग्जाम्पल सारे ध्यान रखने हैं। ठीक है। अब देखिए, अब मैंने आपको पहले ही बताया कि आपने मोमबत्ती को जलते हुए देखा है, तो आपने देखा होगा मोमबत्ती फ्लेम के साथ जलती है, एक ज्वाला के साथ जलती है ना, लौ बनती है उसकी। जबकि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि बिना लौ के जलते हैं। वो कैसे होता है वो आगे हम समझेंगे डिटेल में, पर अभी आपको ये जानना है कि दहन के समय किसी भी ऊष्मा जो होती है वो ऊष्मा ज्वाला के रूप में या लौ के रूप में उत्पन्न होती है। ठीक है। अगर आप जनरली कोयले में आप अगर देखें, कोयले को आप जला रहे हैं तो वो ऊष्मा जो है वो लौ के रूप में आपको प्राप्त नहीं होगी। वो अंगीठी जलाते समय आप देख रहे हैं कि उसमें अंगारे बन रहे हैं, तो वो जो ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न हो रहा है वहाँ लौ नहीं बन रही है, वो एक अलग प्रकार का दहन है। ठीक है। लेकिन मोमबत्ती की जो ज्वाला जल रही है या एलपीजी गैस जो लग रहा है, इन दोनों प्रक्रियाओं में, इन दोनों प्रकार के दहन में जो ऊष्मा है वो किस प्रकार में उत्पन्न होती है? लौ या ज्वाला के रूप में उत्पन्न होती है। ठीक है। अब देखिए, आपके बुक में एक छोटा सा टॉपिक अलग से दे रखा है। देखिए, अगर हम ईंधन की बात कर रहे हैं तो एग्जैक्टली हमारे शरीर को भी हम ये कहते हैं ना, हमने बहुत छोटी क्लासेस से ये पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे लिए हमारा भोजन जो है हमारे शरीर में ईंधन की तरह कार्य करता है। तो हमारे शरीर में भोजन जो है वो ईंधन की तरह कैसे कार्य करता है? हम जब ये कह रहे हैं कि ईंधन जो है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके दहन की प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। ये जो ऊष्मा होती है वो एक क्या है? एक ऊर्जा ही तो है। तो उसी तरह से जो हमारा भोजन है वो भोजन क्या हो रहा है हमारे शरीर में? जब हम उस भोजन को कंज्यूम करते हैं तो वो भोजन हमारे शरीर में जाके ऑक्सीजन से क्रिया करता है और अपघटित होता है, यानी कि उस भोजन का दहन होता है। और उस भोजन के दहन प्रक्रम से हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है, जो हमें हमारे शरीर को कार्य करने में सहायता प्रदान करती है। हमारे शरीर की जितनी भी जैव रासायनिक क्रियाएं होती है वो सारी जैव रासायनिक क्रियाएं हम इसी ऊर्जा द्वारा कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। तो ईंधन का तो यही काम है कि वो किसी भी पदार्थ में जलकर ऊष्मा और प्रकाश देगा, और ये जो ऊष्मा है वही ऊर्जा उत्पन्न करेगी और वस्तुओं को चलाने में काम करेगी। जैसे आप लोगों ने अभी अभी देखा है, हमने पढ़ा पेट्रोल का उपयोग। एक एग्जांपल ले लेते हैं, पेट्रोल क्या करता है? पेट्रोल का जब दहन होता है तो उससे बनने वाली ऊर्जा से गाड़ी चलती है, वाहन चलते हैं, तो वो वाहन कार्य करने की उसमें शक्ति आती है। तो उसी तरह से हमारा शरीर जो है वो भोजन के उपयोग से, भोजन के दहन के द्वारा बनने वाली ऊर्जा जो है उसका उपयोग करके हमारे शरीर को कार्य करने की शक्ति प्रदान होती है। ठीक है। तो इसलिए मानव शरीर के लिए भोजन ईंधन का कार्य करता है। तो ये वर्ड आप ध्यान दे दें, भोजन ईंधन का कार्य करता है। अब है नेक्स्ट आपके लिए दहन के लिए आवश्यक कारक या परिस्थितियाँ। तो आप ये सोचें कि अगर हम दहन की बात कर रहे हैं तो ये जो पूरा एक रासायनिक प्रक्रम है, ये रासायनिक प्रक्रम अपने आप तो होता नहीं होगा, इसके लिए कुछ आवश्यक परिस्थितियाँ होती होगी या कुछ आवश्यक कारक होते होंगे जो ज़रूरी है। अगर आप सोचें कि हमने मैच स्टिक को अगर डिब्बे में ही रख दिया है तो क्या वो अपने आप जल जाएगा? नहीं जल सकता ना। इसी तरह से कोयले को अगर हमने ऐसे ही छोड़ दिया है या मोमबत्ती को अगर हमने ऐसे ही छोड़ दिया है तो क्या वो आपस में अपने आप जल जाएगा? तो देखिए, कोई भी पदार्थ अपने आप स्वतः नहीं जल सकता, या कोई भी ऐसा पदार्थ अपने आप ही उसमें दहन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। तो दहन की प्रक्रिया के लिए कुछ आवश्यक कारक होते हैं या कुछ आवश्यक परिस्थितियाँ होती है, जैसे कि ऑक्सीजन है। पहला पॉइंट ऑक्सीजन, यानी दहन के लिए वायु में ऑक्सीजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा ऊष्मा, यानी कि एक ज्वलन तापमान।
ज्वलन तापमान के बारे में हम डिटेल में आगे बताएंगे आपको। नेक्स्ट आ जाता है ईंधन यानी दाह्य पदार्थ, यानी वो पदार्थ जो स्वयं जलेगा। तो ऑब्वियसली किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए ये 3 चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो ऑक्सीजन होना ज़रूरी है, यानी वायु का प्रवाह होना ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट है ज्वलन तापमान, यानी कि टेम्परेचर। कोई भी पदार्थ अपने आप नहीं जल सकता, या रूम टेम्परेचर पर कोई वस्तु अपने आप नहीं जल सकती है, उसके लिए उसको एक न्यूनतम आवश्यक तापमान की ज़रूरत होती है, तो उसे हम ज्वलन तापमान कहेंगे, लेकिन वो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ईंधन के बारे में, ईंधन होना ज़रूरी है। अब मैंने आपको बताया कि दाह्य पदार्थ होना ज़रूरी है, ऐसे पदार्थ जो आप आसानी से जल सकते हैं। तो कुछ ऐसे भी पदार्थ होते होंगे जिनको हम जलाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करें लेकिन फिर भी वो नहीं जल पाते हैं, जैसे जल हो गया, जल से भरा हुआ भीगा कपड़ा हो गया। तो ये तो दाह्य पदार्थ नहीं कहलाएंगे ना, क्योंकि इनको हमने जलाने की कोशिश की फिर भी ये नहीं जल पा रहे हैं। तो आवश्यक क्या है, किसी भी दहन के लिए किसी वस्तु के आवश्यक कारक या परिस्थितियाँ 3 हो सकती है। ऑक्सीजन हो सकती है, ज्वलन तापमान हो सकता है, ईंधन हो सकता है। इन तीनों में से किसी भी चीज़ों को अगर हम हटा दें तो वो वस्तु नहीं जल पाएगी, उस वस्तु का दहन नहीं हो पाएगा। तो देखो आपके बुक में इस तरह से एक क्वेश्चन दे रखा है बूझो ने, कि हमने पढ़ा है कि सूर्य अपनी ऊष्मा और प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है, क्या वह भी एक प्रकार का दहन है? क्योंकि अगर हम भोजन के बारे में बात कर रहे हैं कि भोजन का जो हम ग्रहण करते हैं और भोजन का जो टूटना है, पाचन की क्रिया, वो एक दहन की प्रक्रिया के समान है, और उसके द्वारा बनने वाली ऊर्जा ही हम हमारे शरीर में उपयोग में लेते हैं। तो सूर्य भी तो जलता है, तो क्या सभी प्रकार से ये जो जलना, अगर हम दहन कह रहे हैं, तो सूर्य अगर जल रहा है तो सूर्य का जलना भी क्या दहन है? बिल्कुल नहीं, सूर्य का जलना दहन का प्रक्रम में के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि सूर्य के अंदर जो ऊष्मा का स्रोत है वो स्रोत नाभिकीय संलयन है, यानी कि नाभिकीय रासायनिक अभिक्रिया द्वारा। आप बड़ी क्लासेस में इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ कि छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है पर अणु होते हैं, परमाणु होते हैं। तो अणु टूटते हैं, अणु और परमाणुओं का जो टूटना होता है वो परमाणु विखंडन कहलाता है, ये आप जानते हैं। और जब भी परमाणु विखंडन होता है तो बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। उसी तरह से परमाणु का आपस में जुड़ना भी एक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है, यानी कि जब 2 परमाणु आपस में आकर जुड़ते हैं या संलयित होते हैं, इस जुड़ने वर्ड को हम क्या कहेंगे? संलयन वर्ड कहेंगे। तो जब ये 2 परमाणु, कोई भी 2 परमाणु आपस में आकर जुड़ेंगे तब भी बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो जो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है वो एक्चुअल में क्या है? परमाणुओं का संलयन है, नाभिकीय संलयन द्वारा नाभिकों के जुड़ने के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है सूर्य के अंदर। तो सूर्य का जलना दहन का प्रक्रम नहीं है, ठीक है? तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, हमने पढ़ा दहन के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ या कारक जो है वो ऑक्सीजन है, वायु है, ऊष्मा है, ईंधन है। तो इनको हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। एक एक्टिविटी आपकी बुक में दे रखी है कि दहन के लिए ऑक्सीजन या वायु आवश्यक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो हमारा विज्ञान है यानी साइंस है, वो हमेशा थ्योरेटिकल नॉलेज पर डिपेंड नहीं करता, कि ऐसा नहीं है कि मैंने आपको कह दिया और आप मान लो कि दहन के लिए 3 आवश्यक परिस्थितियाँ होती है ना। तो विज्ञान जो है वो हमेशा तथ्यों पर आधारित है, यानी वो प्रैक्टिकल नॉलेज पर बिलीव करता है। तो हम यहाँ करके देखेंगे कि दहन के लिए ऑक्सीजन यानी कि वायु आवश्यक है, ठीक है। अब इसके लिए क्या एक्टिविटी करेंगे? तो देखिए, एग्ज़ाम में भी एक्टिविटी आती है आपके एग्ज़ाम में, तो आप इसको ध्यान में रखिए। इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि दहन के लिए ऑक्सीजन या वायु आवश्यक है, आप किस तरह से समझाएंगे? इस कथन की पुष्टि कीजिए या प्रयोग द्वारा समझाइए। तो देखिए, इस प्रयोग को हम करते हैं। एक्टिविटी में हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक लेंगे मोमबत्ती को स्टैंड पर लगा लेंगे, जला लेंगे, ठीक है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस चित्र में, चित्र ए को आप देखिए ध्यान से। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक मोमबत्ती स्टैंड पर मोमबत्ती लगा रखी है। इस मोमबत्ती को हम जलाएंगे, जलाकर इसको ऊपर से हम क्या करेंगे? एक जार द्वारा बंद कर देंगे। या तो एक जार ले ले या एक चिमनी ले ले, ठीक है। ये चिमनी या जार की सहायता से इसको ऊपर से बंद करेंगे। परंतु आपको ये ध्यान रखना है बंद करते समय कि यहाँ 2
स्टैंड की तरह आप लकड़ी के 2 गुटके रखेंगे, जिससे क्या हो कि चिमनी का ऊपर वाला हिस्सा भी खुला हो और नीचे वाला हिस्सा भी खुला हो और वायु इसमें से प्रवेश कर पाए। ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी चित्र अनुसार आप व्यवस्था को करेंगे और उसके बाद आप इस मोमबत्ती की लौ का अवलोकन करेंगे। ये मोमबत्ती की लौ कितने समय तक जल पाती है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये मोमबत्ती की लौ मोमबत्ती काफ़ी समय तक जलती रहेगी। इसी सेकंड परिस्थिति में आप क्या करेंगे, यहाँ जो नीचे 2 लकड़ी के गुटके लगा रखे, तो जो स्टैंड बना रखा था आपने, उसको आपको हटा देना है और चिमनी को नीचे पूरा इस स्टैंड के साथ सटा देना है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मोमबत्ती की लौ में कुछ परिवर्तन आ जाएगा। जो मोमबत्ती है, यहाँ वायु जो है वो नीचे से आपने क्या कर दी, बंद कर दी है और ऊपर से वायु प्रवेश कर रही है। परंतु आप देखेंगे तो मोमबत्ती की लौ अब कपकपाने लगती है, यानी कि हिलने लगती है और धीरे धीरे इसमें धुआं भी बनना शुरू होने लगता है। फिर आप तीसरी परिस्थिति में आप देखेंगे कि जब आप क्या करेंगे, इसको ऊपर से भी पूरी तरह से कवर कर देंगे। चिमनी का ऊपर वाला हिस्सा भी जब आप पूरी तरह से बंद कर देंगे तो यहाँ पर अब वायु का जो प्रवाह है वो पूरी तरह से बंद हो चुका है, यानी वायु कहीं से भी प्रवेश नहीं कर रही है। तब आप देखेंगे कि मोमबत्ती अचानक से बुझ जाती है। तो मोमबत्ती के बुझने का क्या कारण हुआ? पहली स्थिति को एक बार वापस देखें तो पहली स्थिति में निर्बाध रूप से, यानी कि बिना किसी बाधा के वायु अंदर की ओर प्रवेश कर रही है, ऊपर से भी नीचे से भी। इसका मतलब है वायु की बहुत अधिक उपलब्धता है, ऑक्सीजन बहुत अधिक मात्रा में मोमबत्ती को मिल रही है। तो हमने देखा कि मोमबत्ती बहुत अच्छी तरह से जल रही है। इसका अर्थ ये हो गया कि किसी पदार्थ को जलाने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड स्थिति में आपने देखा कि यहाँ पर नीचे से आपने ऑक्सीजन का प्रवाह रोक दिया है, लेकिन ऊपर से ऑक्सीजन मिल रही है, परंतु फिर भी जो पहले की अपेक्षा है, पहले की तुलना में सेकंड वाली स्थिति में ऑक्सीजन कम मात्रा में मिल रही है, इसलिए लौ थोड़ी सी कपकपाने लगती है और जो धीरे धीरे उसमें से धुआं बनने लगता है। और थर्ड परिस्थिति में आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से ऑक्सीजन का प्रवाह आपने रोक दिया है, इसका अर्थ और मोमबत्ती पूरी तरह से बुझ गई है। यानी कि कहने का अर्थ ये हो गया, इस प्रयोग द्वारा आप पूरी तरह से ये समझ सकते हैं कि दहन के लिए ऑक्सीजन यानी कि वायु बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब किसी पदार्थ को ऑक्सीजन की सप्लाई अगर हम रोक देते हैं तो वो पदार्थ जलना बंद कर देता है। आपने जनरली इसको देखा होगा, अंगीठी जब आप जलाते हैं तो धीरे धीरे आपको जब कोयला बुझने लगता है, आपको हवा देनी पड़ती है या आप फूंक मारते हैं तो उससे क्या होता है कि वापस कोयला जलने लगता है। तो ये जो प्रोसेस है, इससे आपको ये समझ में आ जाता है कि दहन के लिए ऑक्सीजन या वायु बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक आप देखें, दहन के लिए जो आवश्यक परिस्थिति है उसका सेकंड पॉइंट है ज्वलन तापमान। यानी कि किसी वस्तु को हम जब जला रहे हैं तो वो एक निश्चित तापमान पर ही आकर जलता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी एक पेंसिल आपको जलानी है, पेंसिल तो चलो लकड़ी की बनती है, अपन पेन की बात करते हैं, तो या कोई बुक ले लेते हैं या कोई कपड़ा ले लेते हैं, उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो कोई भी वस्तु है, जब क्या ऐसा होता है कि आप आँख के पास एक सूती कपड़े एक नायलॉन के कपड़े की बात करते हैं, आप आँख के पास अगर दोनों कपड़ों को ले जाओ तो क्या होगा, कौन सा कपड़ा पहले जल जाएगा? तो ऑब्वियसली नायलॉन का जो कपड़ा है वो पहले जलेगा और सूती का कपड़ा थोड़ा टाइम लेगा। तो इसी तरह से अनेक अलग वस्तुएं होती हैं, वो सभी एक ही टेम्परेचर पर नहीं जल सकती, या ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीजन देने से ही वस्तु जल जाएगी, है ना। तो कोई भी वस्तु जो है उसको जलाने के लिए एक निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है। तो वह न्यूनतम तापमान, न्यूनतम का मतलब ये नहीं हो गया कि 0 डिग्री सेल्सियस हो गया या माइनस में चला गया या 1 डिग्री या 2 डिग्री सेल्सियस, किसी भी वस्तु के लिए अपना एक निश्चित तापमान होता है। तो वो सबसे कम तापमान जिस पर कोई वस्तु या पदार्थ अपने आप जलने लग जाए, यानी जलना शुरू हो जाए। कहने का ये मतलब हो गया कि अगर आपने किसी वस्तु को जलाया है तो वो जलना कब शुरू हुई है वो टेम्परेचर आपको नोट करना है, ना कि वो कब पूरी तरह से जल गई है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू होता है या जलने लगता है, वह उस पदार्थ के लिए उसका ज्वलन तापमान कहलाता है। ज्वलन वर्ड का मीनिंग यही होता है कि जलना, तापमान मतलब टेम्परेचर, यानी कोई वस्तु किस टेम्परेचर पर
जलना शुरू हो रही है। ठीक है, तो वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है वह उस पदार्थ के लिए क्या कहलाएगा, उसका ज्वलन तापमान कहलाएगा। ठीक है, अब हमको कैसे पता चला कि ज्वलन तापमान पर ही कोई वस्तु जलता है या ज्वलन तापमान दहन के लिए आवश्यक है किसी पदार्थ के लिए? तो देखिए, इसको भी हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 कप लेने हैं। कागज़ की आप कप बना लीजिए, जैसे डिस्पोजल कप आते हैं, उससे भी आप ये प्रूफ कर सकते हैं। हालांकि तो एक में आपको लेना है जल, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं। ए परिस्थिति जो है उसमें आप देखें कि इसमें आपके जल रखा हुआ है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट वाले में आप लेना है जल भर के, और सेकंड वाली परिस्थिति में आपको बिना जल भरे कागज़ का सूखा कप लेना है। ठीक है, अब आपको इनको दोनों स्थितियों में आपको मोमबत्ती की ज्वाला में जलाना है इसको। ऑब्वियसली आप ये सोच सकते हैं कि कौन सा कागज़ का कप पहले जलेगा, किस परिस्थिति में जलेगा। तो आप जानते हैं कि परिस्थिति बी में कागज़ का कप जल्दी जल जाएगा। क्यों? क्योंकि परिस्थिति ए में जब हमने कागज़ के कप के अंदर जब जल भर दिया है तो क्या होता है, वो जल जो है उस कागज़ का जो ज्वलन तापमान है उसको कम कर देता है, सॉरी ज्वलन तापमान को बढ़ा देता है, यानी कि उस कागज़ का जो टेम्परेचर है उसको लो कर देता है, बहुत ज़्यादा ठंडा कर देता है उस कागज़ को। और चूँकि आप जानते हैं कि जल जो है वो क्या है, एक ऊष्मा का कुचालक है, तो वो क्या करेगा, इस चालन विधि द्वारा जो मोमबत्ती की जो ऊष्मा है वो ऊष्मा चालन विधि द्वारा कहाँ जाएगी, कागज़ में चली जाएगी। ये चालन विधि आपको 7th क्लास में समझाया था, तो आप जानते हैं चालन विधि द्वारा ये ऊष्मा कागज़ में चली जाएगी और कागज़ से ये ऊष्मा जो है वो संवहन विधि द्वारा जल में चली जाएगी। तो धीरे धीरे जो है वो ऊष्मा का स्थानांतरण चलता रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो जिसकी वजह से कागज़ जो है वो जलने में बहुत ज़्यादा समय लेगा, जबकि यहाँ पर आप देखिए कागज़ जो है वो सूखा है, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है किसके, मोमबत्ती की लौ के। और चूँकि कागज़ जो है वो जल्दी से क्या हो जाएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और वो जल्दी से क्या हो जाएगा, जलने लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ सूखे कागज़ में उसका ज्वलन तापमान बहुत कम था, यानी कि हम ये मान सकते हैं 15 डिग्री या 20 डिग्री के अंदर ही जलना चालू हो जाता है। जबकि जो ए परिस्थिति जिसमें हमने जल भर के रखा है वहाँ पर कागज़ जो है वो कम से कम 50 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस के बाद जलना शुरू होगा। ठीक है, तो इसी तरह से हर एक पदार्थ के लिए हर उस पदार्थ का ज्वलन तापमान अलग अलग होता है। तो दहन के लिए ज्वलन तापमान बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, तो इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं, जैसे गीली लकड़ी ले ली और सूखी लकड़ी ले ली, तो जो सूखी लकड़ी है उसका ज्वलन तापमान बहुत ज़्यादा कम होगा, इसलिए वो जल्दी जल जाएगा, है ना। और जो गीली लकड़ी है उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, यानी कि उसका ज्वलन तापमान अपने आप ही क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो ये चीज़ आप ये याद रखेंगे, और ये चीज़ हमेशा याद रखेंगे आप कि किसी भी वस्तु का अगर ज्वलन तापमान बहुत ज़्यादा है इसका मतलब वो वस्तु बहुत देर से जलेगी, और किसी भी वस्तु का ज्वलन तापमान बहुत कम है इसका मतलब वो फटाफट जल जाएगी। जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इन सब का ज्वलन तापमान बहुत कम होता है, ये बहुत जल्दी जल जाते हैं। और जो दूसरी चीज़ें हो गई, जो प्लास्टिक हो गया, उसको बर्न करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, या धातुएँ हो गई, वो सबको जलाने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, यानी उनका ज्वलन तापमान बहुत ज़्यादा है। तो इसके आधार पर ही पदार्थ 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक हो सकता है ज्वलनशील पदार्थ और एक होता है अज्वलनशील पदार्थ। तो ज्वलनशील पदार्थ वो पदार्थ होंगे जो जल्दी से जल जाते हैं, बहुत जल्दी शीघ्रता से जल जाते हैं, यानी कि उनका ज्वलन तापमान बहुत कम होगा तभी तो वो जल्दी से जल जाएंगे और बहुत जल्दी जल जाएंगे। जैसे एलपीजी गैस की एक एग्जांपल दूं मैं आपको कि ये रूम टेम्परेचर पर बर्न हो जाता है ना। जो रूम टेम्परेचर होता है आपका 7 डिग्री सेल्सियस, सॉरी, जो रूम टेम्परेचर होगा आपका उस सामान्य ताप पर ही ये क्या हो जाता है, आग पकड़ लेता है। तभी तो आप गैस को ऑन करते हो और जैसे ही लाइटर ऑन करते हो वो जलने लग जाता है। तो इसका जो एलपीजी का जो ज्वलन तापमान होता है वो बहुत कम होता है। इसके बजाय अगर आप धातु की बात करें तो धातु का आप लाइटर लगा के जला सकते हो किसी भी पात्र को, पॉसिबल ही नहीं है। प्लास्टिक को जला सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। वो जला भी सकते हैं लेकिन एलपीजी की तुलना में बहुत अधिक ज़्यादा हमें उनको टेम्परेचर देना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि ज्वलनशील पदार्थ वे पदार्थ हैं जिनका ज्वलन तापमान बहुत कम होता है और वो बहुत
जल्दी से शीघ्रता से जल जाते हैं, जिनको हम बहुत शीघ्रता से जला सकते हैं, तो वो हो जाते हैं ज्वलनशील पदार्थ। अज्वलनशील पदार्थ वो पदार्थ हो गए, जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे पदार्थ जिनका ज्वलन तापमान बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर का होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है, और जिसको हम आसानी से नहीं जला सकते हैं। ठीक है, तो ये पदार्थ जो होंगे वो क्या कहलाएंगे? अज्वलनशील पदार्थ कहलाएंगे। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद जो चैप्टर है आपका वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।